अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया जावेद बांडे। प्रोग्राम ऑन द टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, डेवलपमेंट्स मुल्क के अंदर जो है वो रोज़ जो होती रहती हैं मज़ीद। और कल हमने देखा कि मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट पीडीएम जलसा, और उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को भी जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म किया, जो लोग जलसे के अंदर जो है वो जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि जो नैब केसेस हैं, वो जो हैं वो जूं के तू ही हैं। पेशियाँ भुगती जा रही हैं और चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ चल रही हैं। लेकिन अभी तक हम ये आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि नैब जो है वो या तो केस कमज़ोर बनाती है, या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो जिन अशख़ास के ऊपर केसेस बने हैं, वो जो हैं बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, या अगर बाइज़्ज़त बरी नहीं होते तो कम से कम उनकी बेल बासानी हो जाती है। और इसी तरह फिर हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि पीडीएम का जो अगला लाहेमल है अगले महीने का, उसमें जो है क्या क्या वो कामयाब होगी, और क्या हुकूमत जो है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं उसमें सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक डायरेक्टर नैब भी रह चुके हुए हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ शो में। और मेरी दूसरी मेहमान हैं समीना पाशा, सीनियर एंकर पर्सन हैं और एक निजी चैनल पर अपना प्रोग्राम करती हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पोस्ट पीडीएम जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया उसके ऊपर, तो कहाँ पे जो है वो कमी रह गई थी? और 2014 के धरने में, 2014 के जो एक मूवमेंट थी जलसों की, उसके अंदर 2018 में भी आपने देखा, और अब जो पीडीएम एक मूवमेंट लेकर चल रही है, उसमें और इसमें अगर हम देखें तो कॉज़ तो दोनों का एक ही है कि इलेक्शन के अंदर धांधली। लेकिन अभी तक जो है वो ये कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बहुत शुक्रिया आपके शो में मुझे इनवाइट करने का। देखें, आप 2014 और 2000 ये जो 20 की जो मूवमेंट है, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 2014 में उनके कॉज बड़े जेन्युइन थे। पीटीआई का कॉज था इलेक्शन रिगिंग का, और इसके डॉक्टर कादिर साहब का मॉडल टाउन के जो सानिया हुआ था, वो उसमें इंसाफ के लिए उनका कॉज था। तो एक चीज तो बड़ी वादे है कि जब वो लॉन्ग मार्च के बाद धरने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, और कितने महीने आपको पता वो धरना जारी रहा, उसके नतीजे में उन्होंने उनकी भी कोशिश थी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म किया जाए। बेशक उनकी पीटीआई की 32 सीटें थी पार्लियामेंट में, लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि देखें, ये गलत एक प्रिंसिपल बन जाता है, प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि एक लश्कर आया, एक जत्था आया, और लोगों ने स्ट्रीट प्रोटेस्ट के जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया। आपको याद हो कि बीच में नवाज शरीफ साहब ने एट द पीक ऑफ द क्राइसिस उन्होंने जनरल राहिल शरीफ को कहा था कि जी आप भी इंटरव्यू करें और कोई देखें कि कोई वे आउट हो। तो उन्होंने फिर दोनों को बुलाया था, जनरल राहिल ने इमरान खान को और डॉक्टर कादरी को। और उसके बाद कादरी साहब को तो मिल गई सेकंड जीआईटी जो वो चाहते थे। शहबाज शरीफ का वो तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, लेकिन उनको मॉडल टाउन की सेकंड जीआईटी मिल गई। तो थोड़ा बहुत उनका मसला, मैं नहीं कहता पूरा हल हुआ, लेकिन इमरान खान को एक जुडिशियल कमीशन की प्रॉमिस मिल गई। कुछ देर वो और रहे, फिर एपीएस हो गया। साने एपीएस 16 दिसंबर को, तो उनको कॉल ऑफ करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरी, इस्लामाबाद पैरालाइज था, गवर्नमेंट पैरालाइज थी। और कहा जी जाता था कि नवाज शरीफ है ना, तो वो डर के मारे प्राइम मिनिस्टर हाउस ये छोड़ के जो है वो लाहौर आ गए थे। तो अब अगर ये भी जाते हैं, कॉज इनका वो नहीं है जो उन लोगों का कॉज था, क्योंकि इन पे इलेक्शन की रिगिंग की बात कर रहे हैं। आज तक कभी हमने एक इनकी तरफ से पिटीशन नहीं आई इलेक्शन कमीशन में, या जुडिशियल कमीशन जो पार्लियामेंट्री कमीशन बना था पिछले साल, कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे ये रिगिंग हुई है, मास स्केल की रिगिंग हुई है, वगैरह वगैरह। वो चीज तो हुई नहीं कभी। तो लिहाजा ये इनका मकसद वही है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, अपना एहतसाब की उस प्रोसेस को किस तरह रोल बैक करवाया जाए, नैब को जो है उसको बिल्कुल डिफैंग और टूथलेस बनाया जाए, ताकि केसेस रोल बैक हो। जिस तरह एक एनआरओ का सूरत हाल थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, जहाँ पीपल पार्टी कामयाब हो गई थी। अब शरीफ फैमिली जो है वो भी वही मॉडल अडॉप्ट करना चाह रही है।
और उन्होंने बाकी को साथ मिला लिया। इस दफा जरदारी फैमिली जो है वो भी डायरेक्टली इफेक्टेड है, शरीफ फैमिली मेन तो ये है, और फजल रहमान साहब भी अब इफेक्ट होने वाले हैं शायद, जो हम देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, मैं दोनों। आपसे थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहूंगा कि आप ये आपने जरदारी साहब की बात की, तो जरदारी साहब जो है वो दबे दबे चुप चुप और बैकफुट पे हमें क्यों नजर आते हैं इस तमाम मूवमेंट देखिए के? जरदारी साहब जो है एक तो पहले बड़े स्मार्ट क्राफ्टी किस्म के पॉलिटिशियन हैं। बेशक वो हेल्थ वजह से रीजन से वो एक्चुअली मैदान में नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि उनकी भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है जो गालिबन इस हफ्ते वो सुनी जानी है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि उनके ये केसेस जो हैं जो बड़े सख्त केसेस हैं और वाकई नैब ने उनको गर्दन से पकड़ा हुआ है, तो वो केसेस जो है उनको शिफ्ट करके वो ट्रांसफर कर दें कराची एहतसाब अदालतों में। माजी में ये नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है ये समझता है कि जनाब ये केसेस कराची चले गए तो इतनी मौत खुद ब खुद मर जाएंगे, इनका बड़ा असर रसूख है जरदारी फैमिली का, जारी बात है गवर्नमेंट इनकी है और कराची में, तो लिहाजा ये केस मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएंगे, सारा एफर्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर इनको किसी तरह इस किस्म का रिलीफ मिल जाता है जो भी तरीका हो, तो जारी बात है ये पुरसकून हो जाएंगे। जहां तक कोई शरीफ फैमिली का ताल्लुक है उसमें तो देखें बात बड़ी क्लियर हो गई है, उनके केसेस उनके ट्रायल भी शुरू हो गए, उनकी अपील भी चल रही है, पूरा खानदान या एब्सकॉन्डर है या इश्तहारी है या वो है अपना क्या उसको बोलते हैं अंडर ट्रायल है या जेल में है। तो लिहाजा कोशिश उनकी है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाला जाए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए, कहीं ना कहीं को टेबल पे बातचीत हो जाए, को बार्गेनिंग पोजीशन में ये आ जाए और इनको कुछ मिल जाए। लेकिन लॉन्ग मार्च के सिलसिले में मास रेजिग्नेशन का डर दिला के कि जी सिस्टम को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है ये होने लगा, क्योंकि कल का पीडीएम जलसा जिस तरह फ्लॉप हुआ है, जिस तरह लाहौर के लोगों ने नवाज शरीफ मरीम नवाज का बयानी जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, जिस तरह उन्होंने ये कहा है लाहौर के लोगों ने। देखें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि शहबाज शरीफ और हमजा जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो तो आए नहीं क्योंकि वो एक अलग ग्रुप है। अब वो रिफ्ट जो है शरीफ फैमिली में वो भी ओपन होकर सामने आ गया है, और आज ये कंफर्म बात कैसे होती है कि वो खुद कह रहे हैं मरीम नवाज ग्रुप के लोग कि जनाब वो कुछ लोग हैं पीएमएलएन में जो कि डबल गेम खेल रहे हैं, जो बोथ साइड तो विकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब वो समझ गए हैं कि वो लोग हैं कुछ ऐसे लोग टॉप लीडर जो कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के जो बयानी है उससे वो नैरेटिव से वो एग्री नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मुझे बताएं जब वो लोग नहीं होंगे, और लाहौर में जो कल हुआ बाकी जो लोग आए वो तो बाहर से आए हैं, दिहाड़ीदार टाइप लोग, मुख्तलिफ शहरों के कुछ वर्कर भी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये लॉन्ग मार्च फिर कैसे होगा? लॉन्ग मार्च में लोग किधर से आएंगे? ये आम आदमी जो है, मैं नहीं देख रहा हूँ कि आम आदमी जो है वो इमरान खान के खिलाफ निकलेगा, मैं नहीं देखता हूँ कि आम आदमी जो है वो इनको सपोर्ट करेगा मरीम नवाज शरीफ को फौज के खिलाफ जो नैरेटिव है। तो लिहाजा ये ठीक है, अपना इनका राइट है, जलसा जुलूस करें, हंगामे करें, जो भी है, लेकिन इससे मेरे भी नजर है गवर्नमेंट गिरने लगी है। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट शाम को हुई है, अभी देखते हैं कि इसके मजीद डिटेल्स क्या आते हैं, और वो आपको नोट करना चाहिए। और खासकर समीना साहिबा, इनके प्रोग्राम में मेरे ख्याल आज बात होगी, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जा रही है, रेफरेंस दायर कर रही है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो हो जाए अपना फरवरी के महीने में, और शो ऑफ हैंड्स होगा, वो खुफिया बैलेट नहीं होगा। अब फरवरी का महीने का मतलब ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे डिटेल मालूम नहीं है कि ये क्यों करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मालूम होता है कि अगर फरवरी में सेनेट के इलेक्शन कराते हैं तो ये लॉन्ग मार्च और मुमकिन रेजिग्नेशन जो है इनका, आपको पता है रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उनका खास पीरियड होता है जिसके अंदर इलेक्शन दोबारा कराने होते हैं वगैरह जो भी है, लेकिन ये एक चाल चलिए मेरी नजर में, एक लीगल चाल है, और ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड है, ये क्यों सेनेट के इलेक्शन फरवरी में कराना चाहते हैं, और शो ऑफ हैंड। अब देखते हैं कि जब ये जाता है आज रात को या कल, क्या इसका जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट के लॉ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आके देंगे, बाबर अवाद साहब होके, फरूक नसीम और अटॉर्नी जनरल की, क्यों ये करना चाहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल है कि पीडीएम जो है वो इस चीज को सपोर्ट करेगी, बल्कि वो दे माइट गो टू द सुप्रीम कोर्ट की जब इसको कंटेस्ट करते हैं। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल जरूर पैदा होगी, लेकिन दो चीजें याद रखें, एस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म का इनको रिलीफ नहीं देना। देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ केसेस जो कि चल रहे हैं नैब में, चाहे जरदारी फैमिली के चाहे शरीफ फैमिली के। अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं केसेस पे भी आता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के प्रोग्राम के अंदर केसेस पे बात करते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर। समीना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो शीन है
यानी कि नवाज के अंदर, नवाज ग्रुप के अंदर जो मुस्लिम लीग शहबाज है, उनकी तरफ से जो है वो जलसे को भरपूर तौर पे जो है वो सपोर्ट नहीं दी गई। तो आप यही समझती हैं? और एक चीज और बताइएगा कि जो पंजाब की अवाम है, कुछ तजियाकारों का ये भी कहना है कि पंजाब की अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट की जो मुखालिफ बयानिया है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आप क्या समझती हैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर? देखिए, जहाँ तक पीडीएम का जो लास्ट जलसा था लाहौर के, पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब को सलाम अर्ज़ करूँगी, ऑनर भी, और बहुत सीनियर हैं, इनकी राय के आगे राय देना बड़ा मेरे लिए तो ऐसा ही है सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन नहीं, काइंड ऑफ यू, ऐसी बात नहीं, आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर एंकर है और आपका बड़ा तजुर्बा है। लास्ट मैंने आपके साथ 2013 में दुनिया में एक प्रोग्राम किया था इलेक्शन से पहले, अगर आपको याद हो। उसके बाद फिर कभी मेरी आपके आपसे साथ कोई बात होती है मुख्तलिफ फोरम्स पे, बिल्कुल। तो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत जबरदस्त इनका हमेशा एनालिसिस भी होता है, और मैं ज्यादातर इनके एनालिसिस से आज भी इत्तेफाक ही कर रही हूँ। पीडीएम की जो आपने लास्ट जलसे की बात की, एनालिसिस की, तो उस पर काफी कुछ अब आ भी चुका है, और तकरीबन चीजें काफी क्लियर हैं कि जाहिर है उतना क्राउड वो नहीं इकट्ठा कर सके जो कि एक इम्प्रेसिव क्राउड होता है, जिससे हमें लगता है कि जी अवाम वाकई पंजाब की सारी इनके साथ खड़ी है, और उसके बाद ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आपने शहबाज शरीफ वाला फैक्टर का है, हमजा शहबाज वाला फैक्टर का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं ये कहूंगी कि ये ओपनली ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए कोई ओपनली, लेकिन एक बात जरूर है, वो ये कि जो शहबाज और हमजा शहबाज खास तौर पर हैं, हमजा शहबाज जो इंतजामी उमूर जिस तरह से पीएमएलएन के देखते हैं, और जो उनकी पेनिट्रेशन है अपने वर्कर्स तक, और जो उनका अंदर की जो एक साइंस होती है पॉलिटिकल वर्कर को बाहर निकालने की, ये काम ये इलेक्शन डे पे भी करते हैं पीएमएलएन वाले, और यही काम जलसो जुलूस के लिए भी जरूरी होता है कि आप अपने वर्कर को कैसे बाहर निकालने के लिए एक मूवमेंट चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उसको मोटिवेट भी करना होता है और उसको फैसिलिटेट भी करना होता है। ये पूरी एक साइंस है, एक आर्ट है। तो उसको वोटर को जैसे कि बाहर निकालने में कामयाब होते हैं ना इलेक्शन डे पे, ये काम हमजा शहबाज को ज्यादा बेहतर आता है, और वो चूंकि ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे, तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से अपने वोटर सपोर्टर को उस तरह से बाहर नहीं निकाल सके। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब उसमें वो हाफ हार्टेडली शामिल थे या नहीं थे, अगर हम उसको एक तरफ भी रख दें, लेकिन चूंकि ऑन ग्राउंड वो नहीं थे तो वो नहीं निकाल सके। तो एक तो ये रीजन है बिल्कुल। दूसरा, मैं इस रीजन से भी बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जो पीडीएम का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से लोग इत्तेफाक करते हों या ना करते हों, लेकिन एक चीज जरूर है, वो ये कि बेशक लोग इमरान खान की गवर्नमेंट में परेशान भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब उन्हें वो अपोजिशन अच्छी लगने लग गई है। मतलब अब मैं लोगों से जब बात करती हूँ तो मुझे सब यही कहते मिलते हैं कि जी ना वो अच्छे थे ना ये अच्छे। अगर लोग इनसे तंग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो अगर इसको कोई इनको अच्छा नहीं कह रहा तो अच्छा उनको भी नहीं कह रहा। तो लोग अगर इनसे फासले पे आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, तो जुड़ उनके साथ भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए एक ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है सोसाइटी में हमारे, कि हमें कोई भी इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है लीडर कि जिसके बारे में आवाम ये कह सके कि यार ये बंदा हम इसके साथ जुड़ जाएं तो ये बेहतर हो सकता है। ऑल्दो अभी पीटीआई से या इमरान खान साहब से बिल्कुल मायूसी वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आप अगर ग्रेजुअली देखें तो उनका आहिस्ता 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 जो मकबूलियत का ग्राफ है रिपीटेडली कम हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बाय द टाइम अभी उनके पास वक्त है, अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट को शो करते हैं, स्पेशली लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? पैसा। अगर लोगों का काम चलना शुरू हो जाए, उनकी जेब में पैसे आने लगे, महंगाई कम हो जाए, तो वो इनसे खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद ही ऑपोजिशन को कितना भी सख्त टाइम दें या ऑपोजिशन को भूल जाएं और काम करें ना करें, लेकिन अगर पैसे लोगों के पास आ रहे हैं, पेट भर के लोग खाना खा रहे हैं, उनके मसले हल हो रहे हैं, तो लोग इनसे खुश हो जाएंगे। तो इसके लिए भी इनके पास थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन है। और मेरा ख्याल है कि ये इस पे अगर वर्कआउट करें तो बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये इन एनी केस इस वक्त तक नहीं है कि लोग ऑपोजिशन से कोई जुड़ गए हैं या वो जाके उनके साथ मिलके इनको हटाने की कोशिश में प्रैक्टिकली कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जरा सेहत के ऊपर बात करते हैं कि आज दो पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हुई हैं उनकी सोशल मीडिया के ऊपर, और चैनल्स ने भी चलाई हैं कि उनकी जो अकब के अंदर एक लोगो आ रहा है वो किसी पिज्जा शॉप का आ रहा है, और लोग जो हैं वो बड़े फनी और मजाहिया किस्म के उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि ब्रिगेड साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेड साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेड साहब थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। समीना, मैं आपकी तरफ आता हूं कि आपने आपने भी देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कुछ पिक्चर्स जो हैं दो
वो वायरल हुई हैं, जिसके अंदर जो है वो उनके अकब के अंदर एक पिज़्ज़ा का लोगो लगा हुआ है, या पिज़्ज़ा शॉप होगी या पिज़्ज़ा पार्लर होगा या जो भी। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो आप नहीं समझती कि एक हार्ट पेशेंट के लिए जो है वो पिज़्ज़ा कितना सेहत के लिए मुफ़ीद है? मैं तो वैसे कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं रखती लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याया। जहाँ तक हम ये बात करते हैं ना कि जब आप ये शो कर रहे हैं या ये बता रहे हैं कि जी मैं बीमार हूँ और इस तरह, तो ऑब्वियसली ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। अगर उस वक्त आप बाहर शॉपिंग करते नजर आए या बाहर के खाने एंजॉय करते नजर आए या कॉफी पीते या वॉक करते नजर आए, तो सर्टेनली उसका एक इम्पैक्ट होगा, भले वो आपके लिए सूटेबल है या उतना शायद नुकसानदेह ना हो आपकी बीमारी के लिए, लेकिन ऑप्टिक्स क्या जा रहे हैं, देखने वाले क्या समझते हैं, तो यार ये बंदा तो बिल्कुल फिट लग रहा है। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं, ये सवाल करने में शायद बहुत ताखीर हो चुकी हुई है, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि अगर कुछ 10-15 लोगों को लगता भी था कि मियाँ साहब बीमार है, अब तो किसी को भी नहीं लगता। और 1 साल हो गया उनको गए हुए, ना उनका कोई इलाज हुआ है, ना वो एक दिन कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो ये गलतफहमी तो सबकी दूर होगी, सबको समझ आ चुकी हुई है कि ये गेम क्या हुई थी, वो कैसे गए हैं और वहां जाके वो कैसे पलट गए हैं अपने सारे जो यहाँ पर बहाने और जो कुछ भी वो नैरेटिव देते थे उससे, और वहां आप जाके देखें ना, लोगों ने तो ये में भी एक छोटे से प्रूफ चुटकुले हो गए। छोड़े कि मियाँ साहब की छोटी सी वीडियो वायरल हुई थी चाय के हवाले से। हाँ, तो उसके ऊपर भी जो लोगों ने चुटकुले छोड़े हैं कि मियाँ वो साहब ने जो है वो इनकलाब इनिशियली किया है, तो लोगों पहले के लिए चाय। शायद इसमें कुछ था इंटरेस्ट की बात, लेकिन अब तो ये एक ओपन फैक्ट है, सबको पता है कि वो ठीक है, कम से कम इतने तशवीशनाक बीमार नहीं है। एक रेगुलर कोई रूटीन की दवाइयां चल रही हों, वो तो किसी के साथ भी चल सकती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कोई बंदा सीरियस कंडीशन में है, खुदा ना खास्ता। अच्छा, एक चीज का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी जिसका फारूक साहब ने भी जिक्र किया, कि जो सेनेट का मूव है, जो अभी ये अभी रिसेंट स्टोरी जो भी चल रही थी, मैं समझती हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आया है इस पूरी गेम में। और स्पेशली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी एक चाल चली है। अभी तक हमें ये लग रहा था कि ऑपोजिशन जो है वो शायद खिला रही है गेम के सारे रूल्स जो हैं, वो पहले आप कार्ड फेंकती है, ले जी अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उसको डिफेंड कर रही है या उसको किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वो चाल है जो गवर्नमेंट ने खुद चली है इस मैच में। तो क्योंकि सब जान रहे थे कि ये ऑपोजिशन इस गवर्नमेंट को इसलिए टफ टाइम दे रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले जो भी अगर माइनस इमरान करना है या गवर्नमेंट को वीक करना है, जो कुछ जो भी अपने केसेस पे रिलीफ लेना है, जो इनका एजेंडा है, वो सब इन्होंने सेनेट इलेक्शन से पहले करना था। अब गवर्नमेंट ने इनको थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया ये करके कि जी हम फरवरी में कराने जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि उसकी सुप्रीम कोर्ट क्या इनको सजेशन देती है या नहीं देती है, या इलेक्शन कमीशन इनकी सजेशन पे इलेक्शन कराता है नहीं। लेकिन उससे हुआ ये कि ये थोड़े से डबल माइंडेड हो जाएंगे, और इनको ये अपना जो लॉन्ग मार्च है ये जल्दी अनाउंस करना पड़ सकता है। जनवरी में लॉन्ग मार्च करते तो इनका वही हाल होता है जो पीडीएम के लास्ट जलसे का हुआ है कि सर्दी में लोग निकलते कोई ना। और फरवरी में अगर ये लॉन्ग मार्च का फर्स्ट फरवरी को अनाउंस करते हैं कि जी हम 14-15 को करवाएंगे या इस तरह, और बीच में सेनेट इलेक्शन आ जाए, तो रेजिग्नेशन दें ना दें, एक अजीब सी उन्हें मुश्किल में डाल दिया है कि उधर से वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें कर रहे थे, अब वो उस तरह नहीं। अब उन्हें देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या मूव कर रही है, हमें उसके हिसाब से भी प्लान आउट करनी होगी। तो मेरा ख्याल है एक स्मार्ट मूव है गवर्नमेंट के एंड से। बाकी देखते हैं इसमें आईन और कानून क्या कहता है और उसकी कितनी गुंजाइश है। जी, समीना ने इस तरह कहा कि स्मार्ट और बड़ी अच्छी मूव है हुकूमत की तरफ से। ब्रिगेडियर साहब, आपने पिज़्ज़ा तो खाया होगा। जी बिल्कुल ठीक। तो मियाँ साहब जो हैं वो आजकल पिज़्ज़ा नोश फरमा रहे हैं। बेशक के वो तस्वीरों के अंदर उस तरह विज़िबल नहीं है, लेकिन उनके अकब के अंदर एक जो है वो लोगो आया है और उसके अंदर जो है बाकायदा ये विज़िबल है। तो कुछ लोगों ने तो ये भी चुटकुला छोड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद वो पापा जॉन्स की किसी फ्रेंचाइज़ पे मौजूद थे और वहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन-सा ब्रांड था? और थोड़ा-सा ज़रा हेल्थ के हवाले से बताइएगा कि पिज़्ज़ा हमारी सेहत के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है? देखिए, पहले जो सुमीना साहबा ने बात की, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये पहली मर्तबा हुआ है जब से पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई है, जलसा जुलूस वगैरह, कि गवर्नमेंट इमरान खान जो है वो अब पीडीएम को अपनी पिच पे खिलाएगा, उसने अपनी पिच पे इसको इनको लेके आना है। तो लिहाजा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप देखेंगे कल या परसों एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। फिर आप सुनेंगे कि पीडीएम वाले सर जोड़ के बैठ के हैं कि अच्छा जनाब हम इस मूव को कैसे काउंटर करेंगे। और ये इन्होंने बड़ा सही फरमाया कि मैंने भी कल ये सोचा कि यार
आपने जो करना है आप करें। 31 जनवरी 31 दिसंबर रेजिग्नेशन, 31 जनवरी वो जनाब रेजिग्नेशन की डेडलाइन, और जनाब 1 फरवरी को सोचेंगे कि फिर लॉन्ग मार्च, तो दे हैव बीन एक्चुअली टेकन बाय सरप्राइज। चले, लेकिन वो तो देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या सूरत हाल होती है। आपने जो पिज्जा का बात की, देखे पिज्जा जो है ना वो या भाई आप हो गए या समीना साहिबा होगी, आपके लिए तो पिज्जे जो है कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह यंग हैं और हेल्दी हैं, गुड इम्यून सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन जिस उम्र में नवाज शरीफ हैं या जिस तरह मैं हूं, देखें ये पिज्जा जो है इज बेसिकली नॉट अ हेल्दी फूड। पिज्जा बेसिकली जंक डाइट में आता है, ठीक है ना, चाहे वो पापा जॉन का हो, चाहे वो किसी और ब्रांड का पिज्जा हो। तो पिज्जा, अगर नवाज शरीफ साहब पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है ना जी, वैसे तो मेरा ख्याल है उनके लोगों ने ये पापा जॉन का इसलिए सामने रखा होगा ताकि थोड़ा सा वो शरारत हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, वही उनका जो नैरेटिव है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को। और जिस तरह कई मरतबा आपने देखा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दोनों ने जनरल आसिम बाजवा को बाय नेम लेके कहा है कि जी इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। भाई मैं कहता हूं कार्रवाई होनी है तो जरूर करें, उसके लिए देखें एवरी समबडी हैज टू गो टू नैब। कोई नहीं कह रहा कि जी आप उनको उनका यू शुड नॉट बी मेड आंसरेबल। लोग नैब में जाएं, नैब में कंप्लेंट दायर करें, जिस तरह फजलुर रहमान साहब का भी हुआ है, नैब में कंप्लेंट दायर होगी, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, इनके एसेट सामने आ गए। ऑलरेडी आसिम बाजवा साहब ने अपने एसेट्स भी डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ठीक है, ऐसी क्या बड़ी बात है भाई। वो उन्होंने खुद भी कहा कि रेडी टू फेस एनी फोरम, जहां पे भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक शरारत है, कोई बात नहीं, ये उनका नैरेटिव है। लेकिन मैं बात फिर ये कहूंगा, ये जो नैरेटिव है ना, अच्छा यहाँ मैं ये कहना भूल गया, नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ वाले मामलात हैं उसमें अगर वो पिज्जा खाते हुए दिखाई जाएंगे तो रीइंफोर्स होगा ये आम लोगों का तासुर कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सारा हंगामा था, बोल बच्चन था, इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया था, मीडिया में उसकी मदद की। और बाय द वे वही मीडिया जिसके बारे में अब मरियम नवाज कहनी कि हमें पता है कि ये जो मीडिया चैनल कौन कौन से हैं और वो क्यों जो है वो अब हमें जो है वो लिफ्ट नहीं करा रहे हैं और हमारे जलसे के बारे में फेक न्यूज। और ये तो मीडिया ने भी उस वक्त देखे ना, मैं समझता हूँ तकरीबन 100% उनको सपोर्ट किया, शायद 1-2 चैनल के अलावा, कि जनाब नहीं इनकी सेहत खराब है जेन्युइनली, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी सबने कहा इनको जाने दिया जाए बाहर। लेकिन अब आप देखें कि इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी इफेक्ट हुई है कि बाहर जाके वो अपना सैर तफरी में भी कर रहे हैं, वो वहां पे बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाने भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी, और अगर पिज्जा भी खा रहे हैं। इसका मतलब पिज्जा इज सपोज टू बी वेरी बैड फॉर हेल्थ एट दिस एज, और जो उनकी प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं, तो अगर वो पिज्जा भी खा रहे हैं इसका मतलब तो वाकई ही इज इन माशाल्लाह गुड कंडीशन। और जिस तरह की वो तकरीरें कर रहे हैं, मैं मानने को तैयार ही नहीं कि वो कोई सीरियस हार्ट पेशेंट है या ये कि उनके अल्लाह ना करे उनके ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा। जलसे की बात, आई थिंक ही इज इन वेरी गुड हेल्थ में जो है वो नाकाम रहे। मैंने खुद जलसा कवर किया और मैं वहां मौजूद था मौके पे, और वहां पे हमने प्रोग्राम भी किया और वहां पे लोगों की राय भी ली। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक वहां पे अगर जो अवाम थी तो दे शुड बी थैंकफुल टू मौलाना फजलुर रहमान साहब। क्यों? क्योंकि उनकी जो तंजीम है उसके लोग और मौलाना फजलुर रहमान के जो अपने जो वर्कर्स हैं वो जलसे में मौजूद थे, जिसकी वजह से अगर जो अवाम वहां पे नजर आई है वो आ रही थी। दूसरा मैं ये बात करूंगा, जिस तरह अभी समीना ने भी जिक्र किया, मरियम नवाज साहिबा की आज एक स्टेटमेंट चल रही थी कि लॉन्ग मार्च से कबल हम लोग जो हैं वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अब अवाम इनकी कॉल पे कैसे लबैक कहेगी, जबकि एक मशहूर जगह के ऊपर मरियम साहिबा ने बैठ के जो है वो कढ़ाई भी खाई और उसके बाद वो कढ़ाई वाले के साथ भी कोई अच्छा रवैया जो इंतजामिया ने नहीं किया। तो आप समझते हैं कि अब वो जो अवाम है वो इनकी जो राब्ता मुहिम होगी उसके ऊपर लबैक कहेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बट कढ़ाई के ऊपर जाके उसके खिलाफ FIR करना, या उसके बाद DJ भट्ट के साथ जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, जो वो कहते हैं कि जनाब हम तो आपको कंटेनर भी दे देंगे आपका और ये भी अवेलेबल कर देंगे, तो ये दो चीजों से एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया एज फार एज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड हैंडलिंग इज कंसर्न। अच्छी बात है कि मुल्तान के मुकाबले में उन्होंने कोई कंटेनर नहीं लगाए, कोई ब्लॉक नहीं किया, लोगों को आने दिया जलसे में मीनारे पाकिस्तान पे, तो चले वहां पे मामला ठीक हो गया और कोई कन्फ्रंटेशन का फिर वो ऐसा मौका ही नहीं हुआ।
जहां तक वो अवामी राब्ता मुहिम का ताल्लुक है, देखें मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी जो मॉरल पोजीशन है ये बड़ी कमजोर हुई है। खासकर कल फजलुर रहमान साहब ने जो एक बड़ी बात की, अगर आपने गौर से सुना, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग जाएं हमारे साथ, आम आदमी निकले और कन्फ्रंट करें फौज को, यानी कि वो चाहते हैं कि तसादम हो, वो चाहते हैं कि कैफियत पैदा हो पाकिस्तान में कि एंड आई ओनली हो, देखें ना इंतशार वाली फसादी सूरत हाल, फसाद बर्पा करना कि दुनिया ये कहे कि देखे जी पाकिस्तान में अवाम जो है वो तो फौज के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये आपको पता है ये किस किस्म का ये इनकी ज़हन में सोच है। ये चाहते हैं कि फिर ये कहें जो टर्की में हुआ था, टर्की में जब फौजी बगावत हुई थी अर्दोगान के खिलाफ 4 साल पहले, तो क्या हुआ था, लोग बाहर निकल आए थे और लोग टैंकों के आगे लेट गए थे और जनाब उस वक्त ये कहा कि देखें अवाम ने जो है फौज की मज़ाहमत की और फिर आपको पता ही बाद में क्या हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक बड़ी डेंजरस खेल खेल रहे हैं। यही चाहते हैं पाकिस्तान के दुश्मन कि भी अवाम और फौज के दरमियान जो इस वक्त एक इमोशनल राब्ता है, एक इमोशंस, और खासकर जिस तरह लाहौर के लोगों ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया, तो इस राब्ते को, इस ब्रिज को, इस लिंक को तोड़ा जाए किसी तरह। पाकिस्तान के दुश्मन ये चाह रहे हैं, जो बाहर भी और अंदर भी और जो पीडीएम के लोग भी हैं, कि ये फौज और गवर्नमेंट के दरमियान जो इतने जबरदस्त एक पेज वाले मरासिम हैं, इसमें रिफ्ट क्रिएट किया जाए ताकि झगड़े हों आपस में, जिस तरह नवाज शरीफ के हर दौर में हर आर्मी चीफ के साथ उनका झगड़ा होता था। दे वांट द सेम, दे नॉट हैप्पी कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो मैं ये कह रहा हूँ फजलुर रहमान साहब का ये जो बयानिया है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो जब जाएंगे तो मीडिया ने उनका वो क्लिप बार बार दिखाना है और ये मैं आपको बता दूं कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लोग उस तरह नहीं आएंगे। हाँ, फजलुर रहमान साहब के जो करिंदे हैं, जो उनके मदरसे के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, डंडा बरदार लोग हैं, वो आएंगे, वो बिल्कुल बड़ी तादाद में होंगे। लेकिन इस साल फरवरी में भी वो आए थे इस्लामाबाद, 10 दिन बैठे रहे, एक DGISP ने बड़क मारी, स्टेटमेंट दी, अगले दिन, और ये तीसरे दिन की बात है, बस तो 3-4 दिन को फेस सेविंग दिया और वो वापस चले गए। तो देखें फजलुर रहमान साहब का दूसरी पोजीशन क्या है कि उनके जो एहसासों के बारे में जो डिटेल मीडिया ने आउट की है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना आइडिया नहीं था। और आज की खबर यह है कि नैब जो है उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग करने के मूड में है। अच्छा, इतने असासे आपने इतने अरबों रुपए बनाए, कहां से ये पैसा आया, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम है? आपने जनरल मुशर्रफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ के दौरान आप जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे वगैरह, तो उस वक्त आपको जो मरात मिले थे वो क्या मरात थे? ठीक है ना जी, इनको बहुत मरात मिले थे, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बहुत कुछ लिया था। तो ये तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। तो फजलुर रहमान साहब इज नॉट अ गुड एग्जांपल। ऊपर से अचक ज़ई साहब, आप मुझे ये बताएं, जिसको पाकिस्तान के लोग टॉलरेट ही नहीं करते हैं। बलूचिस्तान, मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, वो लोग कहते हैं ये अजीब किस्म का आदमी है, इसको तो अफगानिस्तान में होना चाहिए था, ये तो पाकिस्तानी है, लगता ही नहीं है पाकिस्तान के, इसको तो कोई है ही नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि कहाँ जाके क्या बात करनी है, चाहे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट या चाहे लाहौर में, चाहे कराची में या क्वेटा में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये इनके पास जो एक्स्ट्रा बैगेज है ना, मैं इसको एक्स्ट्रा, और मजे की बात है फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं पीडीएम मूवमेंट। जिस मूवमेंट को फजलुर रहमान जैसी पर्सनालिटी लीड करेंगे, वो मूवमेंट कैसे कामयाब हो सकती है भाई, ये सोचने वाली बात है। कोई लीडरशिप हो जो क्रेडिबल लीडरशिप हो, मैंने देखी है। आप उस वक्त तो मेरा ख्याल है इस दुनिया में नहीं आए थे आप दोनों मेरे मोहतरम। उसकी वजह यह है कि वहां पे जो अयूब खान के खिलाफ जो जुल्फिकार अली भुट्टो की, शेख रशीद, परवेज रशीद स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, वो तो मैंने देखी है। रावलपिंडी, लियाकत बाग में हमारी, मेरा घर था, हमने सब कुछ देखा है वहां पे। और वहां पे जो उसका जो लीडर थे वो जेन्युइन लीडर थे भाई, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे अयूब खान के खिलाफ। और दूसरा भुट्टो साहब के खिलाफ जो मूवमेंट हुई थी PNA की, वो सारे बड़े क्रेडिबल लीडर थे जिनका कोई उंगली नहीं उठा सकता था। एक लास्ट में बात इसमें कह दूं कि कल फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा मीनारे पाकिस्तान में, कि ये तो जनाब 1940, ये 1940 की यादें ताजा हो गई। ओ खुदा का नाम लो यार, क्या आप हो, क्या वो 1940 वाले लोग जो मीनारे पाकिस्तान पे आए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आप अपने साथ उनको कंपेयर करते हो? आप तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हो। जी समीना, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा शॉर्टली, फिर हम अपने अगले मौजू पे चलेंगे कि इस पे बस कमेंट कर दीजिएगा कि मरियम साहिबा का ये जो बयान है, इससे पहले भी आपने बात की कि जो माइनस हमजा शहबाज और माइनस शहबाज शरीफ जो चल रहा है मामला, इसके अंदर जो है वो
उस तरह अवामी जो पावर है या अवामी जो पावर शो है उसका मुजाहरा नहीं कर सकते। तो अब आप क्या समझती हैं कि मरियम साहिबा का दोबारा ये बयान देना कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, तो इसमें जो है वो कितनी जो है ये आपको चीज़ सही लग रही है? देखिए पहले तो मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात को सेकंड करूँगी कि जब आप कोई भी तहरीक को एनालाइज़ करते हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपकी लीडरशिप, वो हमें पता है कि आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, आप पे कोई मुतनाज़ शख्सियात तो नहीं है जो आपके साथ खड़ी हैं। जो जैसे 1940 की बात है तो कायद-ए-आज़म की शख्सियत वो शख्सियत थी, उनकी लीडरशिप वो लीडरशिप थी जिनके दुश्मन भी उनकी क्रेडिबिलिटी को कम से कम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो क्या बात है, आप जो जबरदस्त। बंदा उनकी लैंग्वेज नहीं समझता था, वो भी कह रहा होता था कि बंदा बात ठीक कर रहा है, भले उन्हें उससे समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो क्रेडिबिलिटी ये चीज़ होती है। तो नंबर 1 चीज़ ये कि लीडरशिप की जो क्रेडिबिलिटी है वो। सेकंडली कॉज़, आप किस कॉज़ के लिए निकले हुए हैं, लोगों को किस कॉज़ के लिए निकाल रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो मुझे लगता ही नहीं है कि पीडीएम अपने कोई वाज़े कॉज़ को लोगों में पेनिट्रेट कर सकी है उस तरह या बता सकी है। वो तो ऐसे कोई आता है वो अपने केसेस का रोना शुरू कर देता है, कोई आता है वो अवाम का ज़्यादा हमदर्द बन के महँगाई का रोना शुरू कर देता है, कोई आता है तो वो इस कश्मीर का सौदा बेचना शुरू कर देता है कि जी इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया इसलिए इसको उठाना है। मतलब वो एक मिक्स प्लेट बनाई हुई है, वजूहात की सबने। और कोई आता है तो वो 2.5 साल पहले की धांधली तो ले रहा है। भई अगर वो उस वक़्त धांधली हुई थी तो अब 2.5 साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है कि अब आपने उसके ऊपर जो है वो मूवमेंट शुरू करनी है। तो कोई एक ऐसा मुझे नहीं इसका कॉज़ नज़र आ रहा मूवमेंट का कि जिसके साथ अवाम कहें कि जी ये एक सिंगल कॉज़ है जिसके लिए हम निकल रहे हैं, चाहे लीडरशिप नहीं भी अच्छी होगी लेकिन बात चूँकि वो ठीक कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं। तो मुझे दूसरी चीज़ जो इसमें एक कमी लगती है वो कॉज़ की है। सबको पता है कि ये अपने चूँकि इर्रेलेवेंट हो गए हैं कुछ सियासतदान इसलिए खुद को रेलेवेंस शो करने के लिए तो वो ये चला रहे हैं, कुछ को पता है कि वो केसेस के लिए चला रहे हैं और कुछ को पता है कि जनाब वो ये चाह रहे हैं कि आगे ये सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले कहीं ये ना हो कि इमरान खान वाक़ई परफ़ॉर्म करना शुरू कर दे और आइंदा के लिए हमेशा के लिए सिलसिले बंद हो जाएँ हमारे। बहुत सारी रीज़न सबकी अपनी-अपनी हैं लेकिन अगेन वही बात है कि जी और कोई तो फजलुर रहमान टाइप लोग ऐसे भी हैं जिनको हिस्सा नहीं मिला तो वो कह रहे हैं वो होता है ना वो जो नाराज़ बच्चा कि भी मुझे बारी नहीं मिली तो लिहाज़ा मैं अपनी विकेट उठा के जा रहा हूँ, मैं किसी को भी नहीं खेलने दूँगा। तो फजलुर रहमान वाला तो वो वाला हिसाब हुआ हुआ है। इस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं शुरू से ही जब से ये गवर्नमेंट बनी है क्योंकि वो नहीं इलेक्ट हो पाए। जहाँ तक मेरा ख़्याल है इसीलिए अवाम इन सब के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है लीडरशिप की उस तरीके से, नंबर 2 कोई कॉज़ नहीं है। और तीसरी जो एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊँ जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बहुत सारी तहरीकों का ज़िक्र किया है। मैं अपनी लाइफ़ में ये वुकला तहरीक जो मैंने देखी थी, अब उसका जो भी जी रिज़ल्ट हाँ। हुआ, उसके पीछे जो कुछ भी निकला, वो सब बातें एक तरफ अगर हम डिबेट रख भी दें, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें एक माहौल बन जाता है। एक मूवमेंट का माहौल ऐसा होता है जिसमें हर बंदा उसके ऊपर बात कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं हर बंदा तहरीक का हिस्सा होके शामिल हो जाएगा उस रैली में या लॉन्ग मार्च में, लेकिन वो बात हो रही होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और उससे जो आपका हर तबका है वो मुतासिर हो रहा होता है या उससे वो इम्प्रेस होता है या उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ला ताल्लुकी लोग कर दें, जैसे इस तहरीक से ला ताल्लुकी है अवाम की। आपको कहाँ मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कहीं आम लोगों में बैठी हूँ और लोग इसके बारे में बात कर रहे हो कि हाँ जी, ये जी मूवमेंट को बड़ी ज़बर मूवमेंट इज़ ये तो मैं तो उसको मूवमेंट मान ही नहीं सक रही क्योंकि लोगों में वो मूवमेंट वाला माहौल ही नहीं है। जैसे बुकला तहरीक में मैंने लोगों को जनरली आस-पास अपने लोगों को देखा था कि लोग उस पे बात करते थे, उसमें जाना चाहते थे। मेरे अपने बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए रिलेटिव्स वगैरह और जानने वाले लोग। तो एक मूवमेंट का जो माहौल बनता है ना जिसमें लोग हर कोई उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, उसके बारे में सही या गलत, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई राय रख रहा होता है, लोग इससे लाताल्लुक हैं। तो उसमें उसकी ये कुछ मुझे रीज़न्स नज़र आ रही तो ना तो माहौल है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना कॉज़ है। तो मेरा नहीं ख़्याल है कि लोग लॉन्ग मार्च में उस तरह से जुड़ सकेंगे। हाँ, इन लोगों का जो पीडीएम का एक बहुत तकिया आप कह लें कि अगर वो है, तो वो सिर्फ़ यही है कि जो इनके कमिटेड वर्कर्स हैं वो होंगे या मौलाना साहब के जो मदारिस के लोग हैं, जो पहले भी पिछले साल भी आके बैठे थे नवंबर में, वही उनके साथ जुड़ आके बैठ जाएँगे। तो धरने का मेरा ख़्याल है कि इसीलिए अनाउंस भी नहीं कर रहे बल्कि नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो धरना एक बंद-गली होती है, उसके बाद उठना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। तो मेरा धरने-वरने का इनका सीन है कोई नहीं। इवेंचुअली इनको डायलॉग की तरफ आना चाहिए आना पड़ेगा जो कि इन्हें सेफ एग्ज़िट हुकूमत को भी देना पड़ेगा। और वो मेरा ख़्याल है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल से बात में कह भी दिया है कि भई
इस्तीफे वगैरह ये वो या बात को मजीद बढ़ाने से आप बंद गली में दाखिल होंगे, डायलॉग की तरफ जाएं, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं अपने अगले मौजू की तरफ आऊंगा कि जो केसेस हैं नैब के हवाले से, आज भी चेयरमैन नैब जो हैं जनाब जावेद इकबाल साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आई है सामने कि मैं कारोबारी तबके को जो है वो नैब कुछ नहीं कहेगा। तो इसका क्या मतलब है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कुछ अर्सा कबल कारोबारी तबके को, जिसको कहा गया जी कि अपोजिशन की तरफ से कहना रो दे दिया अपने दोस्तों को इमरान खान साहब ने। तो बेसिकली जब नैब कार्रवाइयां करती थी तो तब कारोबार के अंदर जो है वो काफी, हमने देखा कि इकोनॉमी भी जो है वो नीचे आ गई थी और बहुत सारी चीजें जो है वो रुक गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो आप समझते हैं कि कारोबारी लोगों को फ्री हैंड देना जो है वो मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कुछ बेहतरी ला सकता है? देखिए, पहली बात है कि नैब का जो बेसिक ऑर्डिनेंस है ना, उसमें जो उसका स्कोप है वो है बेसिकली जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, रिटायर्ड फौजी, सेनेटर्स, एमएनए, एमपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, जो हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हो गए वगैरह। ये मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, मतलब ये जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो उसमें जब खुर्द-बुर्द होती है, एम्बेजलमेंट होती है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है, किकबैक्स कमीशन, बेसिकली उनके लिए है। तो कारोबारी तो देखें, इनके खिलाफ अगर कोई अपना एक्शन लेना है तो वो एफआईए आपके पास मौजूद है। एफआईए के भी अपने एंटी करप्शन लॉज हैं, फाइनेंशियल इस किस्म के कवानीन हैं। तो ये इस लिहाज से ठीक है कि अगर आप जो कारोबारी लोग हैं, अगर उनको आप इस मामलात में घसीटेंगे तो फिर आपका पाकिस्तान का बिजनेस सेक्टर है वो इफेक्ट होगा, डिमोरलाइज होगा, इकोनॉमी का पहिया जो है वो स्लो हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्रोजेक्ट्स नहीं आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है वो बात तो सही है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखे एक बड़ा अच्छे ऑर्डर दिया था 4 महीने पहले। गवर्नमेंट करना भी चाहती है लेकिन हमें प्रोग्रेस नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि समीना साहब अपने प्रोग्राम में भी इस इशू को एजुकेट करें, क्योंकि ये इस वक्त मेन हल है जिसकी वजह से ये लोगों को मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है, स्पेस भी मिल रही है कि वो तरीके चलाना, फौज को टारगेट करना, गवर्नमेंट को इंतशार फैलाना वगैरह, ये तमाम ये जो दो खानदान हैं, खासकर जरदारी और शरीफ खानदान, चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि डे टू डे हेयरिंग करें। भाई ये केसेस क्या हैं, कई साल लटक रहे हैं, डे टू डे हेयरिंग करें। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में डे टू डे हेयरिंग करेंगे तो आप 3-4 में, उन्होंने बल्कि टाइम भी दिया था 90 दिन के अंदर आप केस का फैसला करें। तो ये देखें, जिस तरह पनामा का केस था, अगर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज ना होते तो कभी 1 साल में केस ना हल होता। फिर भी आप देख लें कि शरीफ नवाज शरीफ के जो लॉयर्स हैं वो 10-11 महीने केस को अपना ड्रैग करने में कामयाब हो गए। तो एक तो ये है कि डे टू डे हेयरिंग्स हो, इनके फैसले हों या आर या पार, इधर उधर, ताकि हम आगे चले। फिर ये जो अपील्स इनकी हैं, जो नैब की अपील्स हैं, देखे ना एवन फील्ड केस में, अल अजीजिया केस में वगैरह, जो हाई कोर्ट्स में है, भाई वो अपील्स जो है वो 1-1 1.5 साल से नहीं चल रही हैं, आगे मामलात नहीं है। खैर अब तो नवाज शरीफ इश्तहारी हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन मरीम नवाज और ये लोग और ये बाकी जो है इनके केसेस जो है, इनके फैसले होने चाहिए। आप फैसला करेंगे तो लोग भी पुरसकून हो जाएंगे कि जनाब केसेस जो है वो आगे चल रहे हैं। वैसे तो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फाइनल तो वहां पे होगा, लेकिन मेरा ख्याल उसमें तो 10 साल और लग जाएंगे। तो ये एक एलिमेंट है जो कि अच्छा, चेयरमैन नैब की आपने बात की। देखें, चेयरमैन नैब जब से आए हैं ये उनका 4था साल है, फाइनल ईयर। 4 साल होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट। मैं तो ये कहूंगा कि चेयरमैन नैब साहब की, मैं आपको अभी बता सकता हूं कि चेयरमैन नैब साहब की अगली जो प्रेस रिलीज होगी वो क्या होगी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तारीख बदलेंगे, बाकी सब कुछ वही होगा। वो बार बार रोज मीटिंगें कॉल करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उसी चीज को बार बार कर रहे हैं। उनको इस चीज पे जोर देना चाहिए कि उनके प्रोसिक्यूटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो एजुटेट करें अपना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को। अच्छा, और थोड़ा सा ना मैं साहब इसी में आपसे एक सवाल ऐड भी करना चाहूंगा। हाँ, कि एक ना कुछ खबरें आ रही थी कि शायद चेयरमैन नैब को वजीर आजम इमरान खान साहब एक्सटेंशन दे दें, तो एक्सटेंशन देने के लिए उनको अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो क्या आपको ऐसी सूरत हाल देखिए कुछ नजर आ रही इनका है? टेन्योर 4 साल का खत्म हो रहा है अगले साल अक्टूबर में।
पीछे एक बड़ी बात उड़ी थी कि जो नैब रिफॉर्म्स में जो दोबारा कुछ बनाए जा रहे हैं उसमें चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का क्लॉज भी रखा गया है। मैं समझता हूँ कि मैं देखें बेसिकली एक्सटेंशन का जो प्रिंसिपल है ना, मैं उसके खिलाफ एक्सटेंशन का। ठीक है, वो अलग बात है कि आर्मी चीफ के केस में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर कवानीन बनाए गए, आइन में अमेंडमेंट की गई और मामले को स्ट्रीमलाइन किया गया, ठीक है ना। लेकिन चेयरमैन नैब जब 4 साल, देखे ना, आप मुझे बताएं ये बड़ी इनकी कामयाबी होगी कि अगले 10 महीने रह गए इनके, कि 10 महीने में अगर कोई कन्विक्शन हो जाती हैं तो मैं तो इनको बड़े हार पहनाऊंगा आके। मुझे तो ये लग रहा है कि ये फाइल का पेट भर रहे हैं, कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे नैब कि हम केसेस को आगे तक मुंतक इल्जाम तक लेके जाएं। फाइलों का पेट भरा जा रहा है और जनाब इसी तरह करते करते अक्टूबर 2021 आ जाएगा या और ये रिटायर हो जाएंगे। और मुझे फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ तक इनकी चले कामयाबी है कि इनके दौर में ये केसेस सारे हुए, इन्वेस्टिगेट हुए, रेफरेंसेस दायर हुए, लोग पकड़े भी गए, लोग उनको बेल भी मिली, लेकिन लोग ये कह रहे हैं हमें फाइनल फैसला चाहिए, हमें कन्विक्शन चाहिए। नैब का असूल ये है कि अगर आप कन्विक्शन नहीं ले सकते ट्रायल कोर्ट विच इज द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो फिर ये सारा जो है बेमानी है। इसका मतलब ये कि आपका रेफरेंस कमजोर था, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन कमजोर थी, इसका मतलब आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर थी, ठीक है ना जी। तो दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन नैब। हमारे वक्त पे अगर कोई लॉयर केस हार जाता था तो जनाब बकायदा उसकी क्लास ली जाती थी, एक्सप्लेनेशन होती थी, नैब से फर्क कर दिया जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ शुरू में जनरल मुशर्रफ के दौर में, पहले 5-6 साल, कि ये कैसे वकील है कि इन्होंने कितना ये कमजोर केस को प्लीड किया, ठीक है ना जी। अब आजकल ये कि जो वकला हैं उनकी सियासी एफिलिएशन है, पॉलिटिकल, कोई पीपल पार्टी का है तो कोई पीटीआई का है, कोई पीएमएलएन के है। अब ये और यही लॉयर है, इन्हीं से फिर आपको लेना पड़ता है नैब में। भाई आप देखें कि ऐसे लॉयर्स आए जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। लेकिन अब ये भी अब आइडियल सिचुएशन अपना, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। सो ये देखें चेयरमैन नैब ने मेरा ख्याल है अभी तक 50% अचीव किया है, जो एक्चुअल लोग चाहते हैं वो अभी तक सामने रिजल्ट नहीं आए। जी, बस लास्टली समीना, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, आप समझती हैं कि नैब की कार्रवाइयां जो हैं वो जस्ट गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नैब ने बहुत, मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे लगता है कि उल्टा फायदा पहुंचाया मुल्जिमान को। मुझे तो ऐसा लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग। इतने वीक केसेस जब आप बनाते हैं कि जजमेंट्स इस तरह की आए उनके बेल्स के ऊपर और उनकी जो प्रोसीडिंग्स के अंदर जो रिमार्क्स हैं जज साहिबान के, वो इस तरह के हों कि उल्टा मुल्जिमान, ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो बेचारे विक्टिम हैं या वो कोई बेचारे बहुत, और उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और वो अगर पॉलिटिकल लोग हों तो वो वैसे ही उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने उठाया है और वो उठा रहे हैं। आपकी कोई भी राय हो सकती है, ठीक है, सब लोग शायद होंगे भी नहीं करप्ट, लेकिन बहुत सारे लोग बहरहाल करप्ट हैं। करप्शन तो वही है ना, ये तो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर पर जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट। तो इस चीज से मुझे लगता है कि उल्टा उन्हें फायदा हो रहा है, और वो उस चीज को ना सिर्फ ये कि हमें फाइनेंशियली उसका एक लॉस है कि जो करप्शन हुई है उसके पैसे हमें नहीं वापस मिले, और दूसरी ये चीज है कि वो पॉलिटिकली उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो टाइमिंग्स हैं इनकी, वो बड़ी क्वेश्चनेबल हैं। अब आप फजल रहमान साहब की, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे पहले हिस्से में, उसमें मैं समझती हूँ, मैं खुद इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाऊंगी कि भाई फजल रहमान साहब ने कभी नौकरी नहीं की, कभी उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया, उनके पास कहाँ से आ गए अगर उनके ये सब हैं और डिक्लेयर्ड हैं, तो भाई लेकिन कहाँ से आ गए, जो भी उसके बारे में होना। लेकिन अगेन वही बात है कि बिल्कुल चेयरमैन कश्मीर कमेटी तो वो मुतअद्दिद हुकूमतों में रहे हैं। जी, चेयरमैन कश्मीर कमेटी तो वो मुतअद्दिद बार रहे हैं। हाँ, वो तो रहे हैं, लेकिन बहरहाल उससे इतने मेरा नहीं ख्याल है पैसे बना लेते होंगे कि वो इतनी एसेट्स बना लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल एक पीक ऑफ द मूवमेंट उनके अगेंस्ट अगर ऐसी कोई चीज लॉन्च करेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि देखा जी, ये तो ये विक्टिमाइज करने के लिए, ये अंडर प्रेशर लाने के लिए, ये इस तरह। तो वो उन्हें पहले से ही आपने अपना वीक कर लिया केस ना। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी वाइज डिसीजन करने की जरूरत। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से पूछे नहीं, लेकिन टाइमिंग्स ठीक होनी चाहिए। हाथ डालें, पक्का डालें, सबूत लें, पक्के लेके जाएं, हिल ना सके।
आपके जो वहाँ पे जजेस हैं वो आपको मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यार आपने क्या जबरदस्त केस आपने वो तैयार किया, आप तो उल्टा मुल्जिमान को फायदा दे रहे हैं। तो जहां तक एक्सटेंशन है, मेरा नहीं ख्याल है चेयरमैन साहब को एक्सटेंशन लेनी चाहिए, उनके पहले भी बहुत सारे मामला क्वेश्चनेबल हैं, ऊपर से जो उनकी परफॉर्मेंस रही है चेयरमैन ने, मेरा नहीं ख्याल है कि उन्हें ना तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को देनी चाहिए और ना ही उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। मेरा ख्याल से उन्हें बिल्कुल अपना टेन्योर कंप्लीट करके रुखसत लेनी चाहिए और बहुत कोई अच्छा तगड़ा समझदार वाइज बंदा इस पोस्ट के लिए आना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि नैब का इदारा है वो खत्म होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि इसमें बेहतर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और मैंने सुना है, मेरी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं और जो मैं आसपास अपने कॉलीग से, सीनियर कॉलीग से बात करती हूँ, मुझे ये आइडिया होता है कि इस पे बिल्कुल काम हो रहा है। और जो ये नई अदालतों की बात हो रही थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है, अगर वो नई अदालतें बन जाती हैं, 120 कह रहे हैं कि नैब कोर्ट्स बनने जा रही हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट और बिल्कुल प्रोफेशनली उनको रन करना चाहिए और प्रोफेशनल लॉयर्स हायर करने चाहिए जो कि इक्वली केपेबल हों। ये नहीं कि थके हुए लॉयर जिनको कहीं कोई पूछता नहीं है उनको उठा के आप नैब के प्रोसिक्यूटर्स बना दें। और तीसरी चीज ये कि उनके ऊपर ज्यादा उनकी तादाद रखें ताकि उन पर बर्डन कम हो, अपना केस अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ये ना हो कि वो उनकी एक दिन में 10 हियरिंग्स आए और वो एक भी प्रिपेयर नहीं करते केस, और फिर वो उसके बाद वही होता है जो अदालतों में हो रहा होता है। तो इसमें बहुत सारी जी, चीजें और बेहतर होने वाली हैं। हाँ, मैं तो फिर कहना उसके चाहता हूँ, बाद वो कुछ इनका जी, जी, निकल जी, आएगा ये केस, भी है, वरना तो ये उल्टा उन्हें फायदा ही देंगे। फायदा ही देखिए जी, देंगे। जी, मुझे बिल्कुल। खुशी इस बात की है, खुशी इस बात की कि याया भाई आप हो गए, समीना साहब हो गए, यू द न्यू मीडिया, यू द यंग मीडिया लीडरशिप, ठीक है ना। अब आप लोग माशाल्लाह इतने कॉन्शियस है कि मुल्क में क्या हो रहा है, आप सब चीजों को आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ये दिस इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, दैट द यंग पीपल जो है ना, वो खड़े हो गए, वो सवालात कर रहे हैं। और दूसरा जो मैं बात भूल गया, समीना साहबा ने वो बात कर दी और बिल्कुल सही की कि मकसद सिर्फ ये नहीं है नैब का कि आपको मुलजिम को आप पकड़ लें, मुजरिम को आप जेल दे दें, कन्विक्ट कर लें। दी करप्शन मनी हैज टू बी रिकवर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ना, ये बात सही है कि 2000 से लेके आज तक 20 साल हो गए, 20 साल में ये वाकई दिस इज ट्रू कि 466 बिलियन रुपीज ओवरऑल इन द लास्ट 20 ईयर्स, जो चेयरमैन ने बार बार अपनी उनकी प्रेस रिलीज में आता है, इन्होंने रिकवर किए और करप्शन मनी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, रिटायर्ड जर्नल हो, अपना पॉलिटिशियंस हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हो, वगैरह वगैरह। बिजनेसमैन। तो ये हुआ है, बिजनेसमैन हुआ है, जिन जो कर्जे खाए गए थे पहले 3 साल में, बहुत 100-150 अरब का जो लोन डिफॉल्टर्स थे उनसे कर्जे जो है वो वापस लिए गए थे, जो वो डिफॉल्ट कर गए थे और जान के बिल्कुल डिफॉल्ट किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि अगले जो एक तो मौजूदा केसेस कोर्ट्स जो है वो डे टू डे पे आनी चाहिए। और प्रोसिक्यूटर बिल्कुल नैब के कानून में जिस तरह इंडिकेट किया का बिल्कुल प्रोविजन है कि आप मार्केट से भी जो है, आप समझते हैं कि टॉप लॉयर्स हैं उनको आप हायर कर सकते हैं किसी केस के लिए। नैब के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, उनको बड़े ठीक ठाक उनको तनख्वाही मिलती है, उसके अलावा उनका बड़ा अच्छा भारी बजट है, ठीक है ना जी। और तो मेरा ख्याल है कि ये टॉप लॉयर्स को भी इंगेज करना चाहिए जब ये हाई प्रोफाइल, खासकर हाई प्रोफाइल केसेस। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, साबिक डायरेक्टर नैब, और सीनियर एंकर पर्सन सबीना पाशा, आप दोनों का वक्त देने का ऑन दी टेबल प्रोग्राम में पाक वतन टीवी को। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है मेहमानों की, और ब्रिगेडियर साहब का कहना ये था कि नैब को जो है वो अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने होंगे, और साथ साथ वो एक्सटेंशन के हक में नहीं है कि जो चेयरमैन नैब है वो उनको एक्सटेंशन मिले। और दूसरी तरफ समीना पाशा साहबा का यही कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज जो है, खसूसी तौर पे जो हमजा शहबाज ग्रुप और शहबाज शरीफ साहब ग्रुप है, उसकी अदम मौजूदगी और अदम दिलचस्पी की वजह से जो रिजल्ट आपके सामने आया है वो लाहौर पीडीएम का मीनार पाकिस्तान का जलसा था। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेजबान याहिया जावेद बांडे को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।